ओम अरहम एमपी के फिटनेस क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज की क्लास का प्रारंभ हम त्रिपदी वंदना से करेंगे। पूरी तन्मयता। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है श्वास प्रेक्षा का वैज्ञानिक पक्ष, और इस विषय पर अपना वक्तव्य देने आ रही हैं कोलकाता से एक कुशल प्रशिक्षिका श्रीमती सुनीता जी जैन, जिन्होंने प्रेक्षा ट्रेनर लेवल 1 पास किया है और वो एक टीचर भी रह चुकी है, पढ़ाती हैं, साइंस उनका सब्जेक्ट है। तो आइए हम उनसे आज साइंटिफिक व्यू जानते हैं श्वास प्रेक्षा का। सुनीता जी, आपका स्वागत है। और हम सभी ने जब बचपन में पढ़ाई की थी तो एक एक्सपेरिमेंट सभी ने जरूर किया होगा कि जब हम कैंडल को जला के रखते हैं और वो खुली हवा में जलती रहती, जैसे ही हम उसके ऊपर ग्लास को ढक देते हैं तो कुछ ही क्षण बाद वो मोमबत्ती कैंडल बुझ जाती। उसी तरह हम सभी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। जिस दिन हमारा श्वास बंद हो जाएगा उस दिन हम मृत्यु में चले जाएंगे। अर्थात श्वास हमारे जीवन के साथ रहता है और हमारे जीवन के साथ समाप्त होता है। पर क्या हम जानते हैं हमें सही श्वास क्या है? आज हम सबसे पहले जानेंगे हमें सही श्वास किस प्रकार लेना चाहिए और सम्यक और सही श्वास क्या होता है। ये सिखा रही है। हमें धीरे धीरे नाक से श्वास लेना चाहिए और धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ना चाहिए। श्वास मंद होके लयबद्ध लंबा होना चाहिए और समताल होना चाहिए। इसी को हम सम्यक श्वास कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम डायाफ्रेमिक ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। श्वास की क्रिया करने के लिए हमारी कॉलर बोन, हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्हीं के मुंह से हमारे श्वास सही हो सकती है। क्या हुआ? श्वास जब हम लेते तो हमारी डायफ्राम जो मसल होती है वक्ष गुहा के नीचे की तरफ होती है, यह नीचे की तरफ मूव करती है और हमारी इंटरकोस्टल मसल जो एक्सटर्नल है वो संकुचित होती है और कॉलर बोन ऊपर की तरफ धसकती है, तो हमारे चेस्ट पार्ट को स्पेस मिलता है, जिससे हमारे लंग्स को फूलने का, हवा भरने का स्पेस मिलता है और इस प्रकार वायु से हवा हमारे नाक के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके साथ साथ जैसे ही डायफ्राम नीचे आता है तो हमारा पेट बाहर की तरफ निकलता है। जैसे ही पूरे लंग्स हमारे भर जाते हैं, लंग्स के ऊपर वापस जब डायफ्राम अपनी स्थिति में आता है तो वह श्वास लंग्स से बाहर वातावरण में निकल जाता है। यह जो श्वास आता है उसकी वजह से जो हमारा पेट फूलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी हवा जो है पेट में जाती है, कतई नहीं। हम जो श्वास लेते हैं वो हमेशा हमारे फेफड़ों में ही प्रवेश करती है। इसके अलावा
हम सब जानेंगे कि श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी शायद यह जानते हैं या नहीं जानते, नहीं जानते तो जरूर जानेंगे कि हम जब तनाव और चिंता के मुद्दों को से निपटने के लिए, हम दर्द से निवारण करने के लिए और इसके अलावा उच्च रक्तचाप को नॉर्मल करने के लिए, सहज बनाने के लिए, शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ और सुचारू रूप से एक्टिव रखने के लिए, सारे सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें सबसे इजीएस्ट और कन्वीनियंट और नेचुरल टूल है श्वास। दीर्घ श्वास के द्वारा ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, अपने शरीर को स्वस्थ, मानसिक रूप से हम स्वस्थ सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं सिर्फ दीर्घ श्वास के द्वारा। दीर्घ श्वास जानने के पहले हम इसको श्वसन क्रिया की पद्धति को, पहले प्रोसेस को, उसके सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा श्वसन दो प्रकार से होता है, एक होता है सहज और एक होता है प्रयत्नशील। सहज श्वास जो कि हम नॉर्मल लेते हैं, हम प्रयत्न के द्वारा हम अपने श्वासों को छोटे से बड़ा या परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात छोटे श्वासों को हम लंबा बना सकते हैं। श्वास की गतिविधियां किस प्रकार होती है, इसके लिए हम अब जानेंगे श्वसन प्रणाली और श्वसन विधि। श्वसन प्रणाली हमारी नाक से प्रारंभ होती है और श्वसन दो प्रकार से होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जिसमें हवा हमारे नाक से लंग्स तक जाती है और लंग्स से सारी हवा नाक से वापस बाहर आती है, यह ब्रीदिंग प्रोसेस। इसके लिए कौन कौन से पार्ट्स काम करते हैं, हमारे भीतर प्रवेश करता है। वहां पे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, जिससे हमारे एयर का फिल्ट्रेशन हो जाता है। वहां से जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया होते हैं या धूल कण मिट्टी होती है, वो वहां पे म्यूकस के द्वारा रोक दिया जाता है और वह हवा हमारे श्वसन नली ट्रेकिया के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। ट्रेकिया जब दो भागों में विभक्त होती है तो वो ब्रोंकस और ब्रोंकस बनते हैं और ब्रोंक्स बाद वो और भी छोटे नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकियल कहते हैं। तो ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियल्स जो है छोटे छोटे एयर से, जिनको हम एल्वियोली कहते हैं, जो कि लंग्स में होती है, वहां तक जाती है। जब नाक से श्वास भीतर, हवा भीतर जाती है, नाक में उसका फिल्ट्रेशन क्या से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल से एल्वियोल तक, एल्वियोली तक हमारी यह हवा पहुंचती है। जब डायफ्राम वापस ऊपर आता है तो यही हवा वहां पर एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हमारी एल्वियोली की दीवार पर रक्त वाहिनियों की छोटी छोटी नलिकाएं, कैपिलरी के रूप में जिसे हम कहते हैं, वह उस दीवार पर होती है। कैपिलरी की दीवार और एल्वियोली की दीवार के बीच में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो हवा के साथ भीतर जाती, हमारे ब्लड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वह शुद्ध हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। और जो अशुद्ध रक्त हमारे लंग्स में आया है, वह अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरी और एल्वियोली की वॉल के द्वारा एल्वियोली में छोड़ देता है। वही अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, विषाक्त गैसेस जो है, वो हमारे ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई और ट्रेकिया के द्वारा, नाक छिद्रों के द्वारा हवा में वापस निकल जाते हैं।
यह हमारा बाह्य श्वसन जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब हम जानेंगे अंतः श्वसन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रवेश किया था, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के संचार के द्वारा, सर्कुलेशन के द्वारा, हार्ट पंप करके हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को देता है। प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर यह ऑक्सीजन घुसता है और हमारे पाचन के द्वारा जो हम फूड खाते हैं वह उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लूकोज, वह भी रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिका के अंदर जो क्रिया होती है श्वसन की, उसे ही हम कहते हैं अंतः श्वसन। यहाँ पे जो ग्लूकोज, भोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वह कोशिका में पहुंचती है और ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन लेके आता है हमारी एल्वियोली और लंग्स के द्वारा। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको बर्न करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसका रेस्पिरेशन उद्देश्य तो है ऊर्जा बनाना। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और जिसके कारण हमारा शरीर हर समय वार्म रहता है, गर्म रहता है। यही ऊर्जा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्त गैस जो हमारे रेस्पिरेशन के फलस्वरूप निकलती है, वह वापस रक्त के हृदय उसको पंप करके लंग्स तक जाता है। लंग्स में एल्वियोली में कैपिलरी के द्वारा वहां पहुंचता है और कैपिलरी की वॉल और एल्वियोली की वॉल के द्वारा में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल, ब्रैंकाई और ट्रैकिया के द्वारा होते हुए हमारे नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल के द्वारा नाक से बाहर हो जाता है। यह एक्सेस ऑफ गैसेस जितना अच्छा होगा, जितनी अधिक ऑक्सीजन हमारे भीतर प्रवेश करेगी और जितनी विषाक्त गैसेस शरीर से बाहर निकलेगी, उतना ही हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे। इसको हम दीर्घ श्वास के द्वारा इस एक्सचेंज गैसेस बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगी। जैसे एक रेलगाड़ी स्टेशन पे खड़ी है और वहां पर काफी देर तक, ज्यादा समय के लिए यदि ट्रेन खड़ी रहती है तो आराम से पैसेंजर उतरते हैं और चढ़ने वाले पैसेंजर आराम से चढ़ते हैं। वही गाड़ी यदि कुछ क्षण के लिए, यही कुछ शॉर्ट समय के लिए ही रुकेगी, कम समय के लिए रुकेगी, तो पैसेंजर में अफरा तफरी हो जाती है, जल्दी चढ़े और जल्दी उतरे, तो उससे कई ठीक से चढ़ नहीं पाते हैं, धक्कम हो जाती है। यहाँ पे दीर्घ श्वास करने से, ये गाड़ी की स्टेशन की तरह है, वहां पे जब दीर्घ श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन आराम से ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है, हीमोग्लोबिन उसको अवशोषित कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा विषाक्त गैसेस जो हमें शरीर से बाहर करनी होती है उसको हम इसमें एल्वियोली में की दीवार के द्वारा एल्वियोली और ट्रेकिया में छोड़ देते हैं। तो यही है दीर्घ श्वास का मेल मंत्र और इसी से हमारे शरीर को तरह तरह के लाभ होते हैं। अब हम जानेंगे दीर्घ श्वास जो है हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क के तरंगों के साथ भी किस तरह जुड़ा है। दीर्घ श्वास हमारी मस्तिष्क और मस्तिष्क तरंगों के बीच में एक संबंध होता है। यह मस्तिष्क तरंगों को हम EEG के द्वारा माप सकते हैं। EEG अर्थात इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा इसे मापा जा सकता है। यह हमारे मस्तिष्क में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। दीर्घ श्वास के द्वारा हम हमारी ब्रेन वेव्स या मस्तिष्क तरंगों में को बदल सकते हैं और उसमें स्थिरता ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ श्वास प्रक्रिया
हमारे मस्तिष्क की वेव्स को भी प्रभावित करती है। हम कुछ 2-3 वेव्स के बारे में जानना चाहेंगे। थीटा वेव, थीटा वेव जो होती है हमारी मस्तिष्क की एक तरंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 to 7 हर्ट्ज होती है। जब हम शांत अवस्था में होते हैं, विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो ये तरंगे उत्पन्न होती है। जब ये तरंगे हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है तो हमें अच्छे स्वप्न आते हैं और हमें शांति मिलती है। ये तरंगे हमें हमारे ध्यान में और मेडिटेशन करने में बहुत ही सहायक होती है। दीर्घ श्वास हम अपनी इन तरंगों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरंग है अल्फा तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज। जब हम सक्रिय एकाग्र होते हैं और शांत होते हैं तो ये तरंगे उत्पन्न होती है। श्वास के द्वारा भी इन तरंगों को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। तीसरी तरंग होती है बीटा, 12 to 30 होती है। जब हम जागते हुए सक्रिय विचारशीलता में रहते हैं तो ये तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे हमें चंचलता प्रदान करती है। दीर्घ श्वास के द्वारा हम इन तरंगों को कम कर सकते हैं और मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि दीर्घ श्वास हमें यह जानना जरूरी है कि श्वास जो होता है साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 17 बार श्वास लेता है। श्वास के इस नॉर्मल गति के अलावा 2 स्थिति उत्पन्न होती है। एक स्थिति है श्वास की संख्या को बढ़ा देना और दूसरी स्थिति है श्वास की संख्या को घटा देना। श्वास, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं श्वास को छोटा करना और दूसरी स्थिति में श्वास को लंबा करना। जो व्यक्ति साधनारत नहीं हुए वे उस दिशा में प्रस्थान करते हैं जहां पे वे अपनी श्वासों की गति को छोटा कर देते हैं, श्वासों की संख्या को बढ़ा देते हैं, जिससे उनका मन चंचल हो जाता है, आवेश आवेग उत्तेजनाओं में हो जाते हैं। किंतु प्रेक्षा ध्यान करने वाला साधक अपनी श्वास की गति को व्यवस्थित कर लेता है। वह अपने श्वासों को मंद, धीमा, लंबा, दीर्घ और समताल बना लेता है, जिससे उसके आवेश आवेग शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, उत्तेजनाएं और वासनाएं भी शांत हो जाती हैं। दीर्घ श्वास के महत्व को हम इस लाभ बेनिफिट्स को जानकर जानेंगे। इसमें दीर्घ श्वास से होने वाला इस प्रकार है। पहला लाभ इससे हमारी तनाव और चिंता की स्थिति से हम मुक्त हो सकते हैं। जब हम तनाव और चिंता में होते हैं तो हम मस्तिष्क में कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी चिंता के समय रिलीज होता है। दीर्घ श्वास के द्वारा हम एंडोमॉर्फिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो हमें हैप्पीनेस देता है, कोर्टिसोल हार्मोन के प्रभाव को कम करता है। दूसरा, दीर्घ श्वास के द्वारा हम दर्द से राहत पा सकते हैं। एंडोर्फिन जो हार्मोन हमें हैप्पीनेस देता है वो जब प्रोड्यूस होता है दीर्घ श्वास के द्वारा तो वो सिर्फ हमें हैप्पीनेस ही नहीं देता, इस अलावा वह हमारी दर्द से भी लड़ता है। तीसरा लाभ दीर्घ श्वास से हमें है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफाई आसानी से हो जाता है। दीर्घ श्वास के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। 70% हमारा डिटॉक्सिफाई श्वासों के द्वारा होता है, 30% हमारे ब्लैडर एंड बाउल्स के द्वारा होता है। दीर्घ श्वास शरीर के लिए को रोग प्रतिरोधक
कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को में सुधार लाता है। जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है उतने ही हम स्वस्थ होते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। दीर्घ श्वास से हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरता है, हमारे ब्लड प्रेशर में संतुलन आता है। जैसे ही हम दीर्घ श्वास लेते हैं हमारी मांसपेशियां शिथिल होती है, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी वो फैलती है, एक्सपेंड करती है, जिससे हमारे हृदय की गति धीमी हो जाती है, हृदय को आराम मिलता है और उससे हमारे ब्लड प्रेशर, जो उच्च ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, संतुलित हो जाता है और यहाँ तक हम हार्ट अटैक के से भी बच सकते हैं। तो दिल हम समझ सकते हैं कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर शरीर के पोस्चर में भी पोस्चर भी सही बनता है। जब हम श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं हवा को अंदर नाक के द्वारा, तो हमारी रीढ़ हड्डी सीधी होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे सीधी होगी हमारे बॉडी का पोस्चर भी। दीर्घ श्वास एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक अननेचुरल प्रक्रिया है जिसे हमें अभ्यास के द्वारा बढ़ाना हो। कोई भी नए कौशल को सीखने के लिए उसके लिए हमें अभ्यास ना होता है, तो दीर्घ श्वास को अपने जीवन में डेवलप करने के लिए हमें इसका भी अभ्यास करना होगा। इसकी निरंतर कोशिश करेंगे तभी यह हमारा सहज। दीर्घ श्वास को बढ़ाने हमें अपने दैनिक जीवन में योगासन के समय में ऐसे योगासनों को चुनाव करना चाहिए जिसमें श्वासों की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर स्वस्थ बनता है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ बनते हैं। ये सिर्फ है दीर्घ श्वास की वजह से। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें बताया था कि हम स्वर्ग में जाए या न जाए, लेकिन हम दीर्घ श्वास के द्वारा हम स्वर्ग को यहीं पे उतार सकते हैं। हम इतने खुश, स्वस्थ और एक्टिव हो जाएंगे तो हमें स्वर्ग जैसा आनंद आएगा। महाप्रज्ञ जी ने कहा था, अनुप्रेक्षा एक सेकंड, अनुप्रेक्षा और रिलेशा कायोसक श्वास प्रेक्षा से धरा पर आए स्वर। तो इसी को अमल करते हुए हम सभी को दीर्घ श्वास को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मालूम, अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। आज हम ध्यान करेंगे दीर्घ श्वास ध्यान। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जिस आसन में आप स्थिरता से सुविधा पूर्वक, सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस ध्यानासन का चुनाव करें। जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। जो जमीन पे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठ के वे अपनी मुद्रा को स्थिर और शिथिल करें। मुद्रा वीतराग ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हम अपने दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को स्पर्श कर मिलाएं और बाकी 3 अंगुलियों सामने खुला रखेंगे आकाश की तरफ। दोनों हाथों को हम घुटनों पर स्थापित करें या वीतराग मुद्रा।
वीतराग मुद्रा में हम दोनों हाथों को नाभि के पास स्थापित करेंगे। बायां हाथ हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर, दोनों हाथी अंगूठे मिले। ध्यान मुद्रा। आंखों को पूर्णता से बंद कर बिना दबाव दिए आंखों को कोमलता से बंद। ध्वनि। हम 9 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करें। इसके लिए हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए उसको छोड़ें। तो सभी मेरे साथ करें। श्वास भरें। आत्मा के द्वारा आत्मा स्वयं स्वयं ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग
कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। कायोसा शिथिलीकरण की प्रक्रिया। शरीर को स्थिर और स्थिर हलन चलन प्रतिमा की भांति शरीर को अडिग स्थिर बनाए। बिल्कुल स्थिर। पूरा शरीर शिथिल हो जाए और साथ साथ उसका सुझाव दें। और शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। दिवसा के पूरे ध्यान पाकर पल गए। श्वास परीक्षण। चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास। श्वास को मन धीमा कर धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समतान करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे प्रत्येक बार श्वासों को छोड़ने लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे।
धीरे धीरे लंबा सावधान सांस। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां खुलती है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास का अभ्यास करें। यदि कोई विकल्प आए, विचार आए, तो उन्हें रोकने का प्रयास न करें। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से लिखें। या फिर श्वास का संयम करें। श्वास बाहर है तो उसे बाहर रोक दे। श्वास भीतर है तो उसे भीतर। इस प्रकार श्वास का संयम। केवल आते जाते श्वासों को देखिए। श्वासों के प्रति जागरूक रहे। श्वासों के प्रति जागरूक रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के संधि स्थल पर केंद्रित करें। श्वासों को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के संधि स्थल पर केंद्रित करें और वहां पर श्वास को आते जाते देखें। उसकी परीक्षा करें। प्रत्येक श्वास जानते हुए नहीं और जानते हुए छोड़ें। आते जाते श्वासों की परीक्षा करें। चित्त की पूरी शक्ति श्वासों को देखने में लगा दें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उसका अनुभव करें। चित्त की पूरी शक्ति के साथ
श्वासों की परीक्षा करें। श्वासों के प्रति जागरूक रहें। ज्योति केंद्र परीक्षा। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य पीनियल ग्रंथि का स्थान। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। कल्पना करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत चमकीली किरणें ज्योति केंद्र पर गिर रही। ज्योति केंद्र चमकते हुए श्वेत रंग की तरह चमक रहा है। चमकता हुआ श्वेत रंग ज्योति केंद्र। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। पूरे ललाट को फैला दे। श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग का हो गया। अनुभव करें पूरे ललाट में श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से गया। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। शांत आनंद, शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव।
ध्यान को संपन्न अपना सत्यमी से दिन अपना सत्यमी से में दिन अपना सत्यमी से में दिन स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मेरे स्वयं सत्य सबके साथ मैत्री करे स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे आहंसु पेचा चरणं पमोखम विद्या चरणं पमोखम चरणं पमोखम आचार का अनुशीलन दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन श्रद्धा सरल सूत्र दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े शरण सूत्र अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलानन्दं धम्मं शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवचामि मैं अरहंतों की शरण लेती हूँ मैं सिद्धों की शरण लेती हूँ मैं आचार्यों की शरण लेती हूँ उपाध्यायों की आचार्यों और उपाध्यायों की शरण मैं केवली प्रज्ञा की शरण वंदे सच्चम करेंगे सभी वंदासन मुद्रा में आनंद के लिए जुड़ेंगे वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम ओम अरहत
धन्यवाद सुनीता जी, आपने श्वास प्रेक्षा के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी भी दी और प्रयोग भी करवाया। सुचिता जी, सभी को अनम्यूट ऑप्शन दे दीजिए। किसी की कोई जिज्ञासा है या फीडबैक देना चाहते हैं? जी जी। हाँ, मैं ऐसा कह रहा था, जैसे अपन श्वास लेते हैं तो दोनों नाखून से सांस आवे, दोनों से जब वो चलता है समताल में। हाँ 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 बिल्कुल, दोनों नॉर्मल श्वास जैसे हम लोग लेते हैं है, दोनों नाखूनों से ही श्वास भीतर जाएगा और छोड़ते समय और जब अनुलोम विलोम करना होता है तो लेफ्ट से श्वास लेके राइट से छोड़ना होता है। उस समय ये नोजल बंद रहता है, तो उसके लिए क्या करें? कई बार एक साइड बंद हम लोग को तो इसका समृद्धि श्वास या अनुलोम विलोम करने से हमारे नोस्ट्रिल खुल भी जाते हैं, और यदि कोई आंख बंद है, एक नोस्ट्रिल बंद है, तो हमको दूसरे को उसको करके श्वास को लेने छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे नोस्ट्रिल खुल जाते हैं। अनुलोम विलोम में हम एक नोस्ट्रिल को करते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, और जो नोस्ट्रिल बंद करते हैं उससे छोड़ते हैं, पुनः उसी नोस्ट्रिल से हम श्वास भरते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हैं। तो इसमें हम श्वासों के गति की दिशा, मतलब दिशा को परिवर्तित करते हैं, लेफ्ट राइट, राइट से लेफ्ट। एक से भरते हैं, उसको बंद करते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर उससे लेते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम श्वास प्रेक्षा करते हैं ना, तो उसे भी दो प्रकार का बताया गया है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। जहाँ हम दीर्घ श्वास करते हैं वहाँ हम लंबा श्वास लेते हैं, लंबा छोड़ते हैं। वहाँ हम ये ध्यान नहीं रखते हैं ज्यादातर कि कौन से नथुने से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या दोनों से आ रहा है। तो सहज श्वास को हम लंबा करके और उसे देखते हैं सिर्फ। और जहाँ हम समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, वहाँ जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, उसी श्वास को हम देखते हैं। उसी तरह लेते हुए उस श्वास को जब हम देखते हैं, उसकी प्रेक्षा करते हैं, तो वो समवृत्ति श्वास प्रेक्षा हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रयोग मान्य है प्रेक्षा ध्यान में। अशोक भैया। ओके, नमस्कार। बोलिए। हाँ नमस्कार। बोलिए अर्चना जी, बोलिए, आवाज आ रही है। मैं संगीता मैम ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया और अच्छा लगा, लेकिन श्वास लेते समय म्हणजे वो क्या हो रहा था मालूम नहीं, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से श्वास लेने के लिए तकलीफ हो रही थी। ऐसा क्यों होता है श्वास लेने में? श्वास लेने में यदि असुविधा होती है तो इसका कारण एक है कि हम इसको रेगुलर अभ्यास नहीं करते, तो हमें श्वासों को सही तरीके से लेने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हमारे कोई भी नोस्ट्रिल में कोई भी ब्लॉकेज होंगे तो वो खुल जाएंगे, और यदि निरंतर रेगुलर अभ्यास करेंगे तो हम सही तरीके से सही श्वास को ले पाएंगे और इसे दीर्घ भी बना सकेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो किसी को करिए, उससे बहुत फायदा होगा। श्वास की प्रक्रिया में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो रेगुलर प्राणायाम करें। सुनीता जी, बहुत सुंदर दिया आपने जो श्वास के बारे में दिया, बहुत सुंदर जानकारी थी आपकी। सही में अगर हम, जैसे मंजू जी ने बोला, वैसे अगर हम रोज करते हैं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बहुत सुंदर। समय अब समाप्ति हो रहा है, तो हम करते हैं। सभी दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, पूरी तन्मयता। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका
साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति 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 के प्रति आभारी कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव प्रति आभारी है। सभी साधकों को बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आनंदमल जी भाई साहब की कर्मठता को और कर्तव्य निष्ठा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। रास्ते में चलते हुए भी उन्हें अपने कार्य के प्रति पूरी जागरूकता है। ओम अरहम।